हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में जाना था इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब भी टू वेव्स क्या करती हैं, एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं, जो भी कोहेरेंट सोर्सेज से निकल रही हैं, तो वो जब एक दूसरे को क्या कर रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। या फिर जिस तरह से भी उसमें बनता है उसको हमने स्टडी किया था। आज हम उसको मैथमेटिकल एनालिसिस के रूप में स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को, कि उसका मैथमेटिकल एनालिसिस क्या होगा। देखिए यहाँ से हमने माना कि हमने एक सोर्स से दो वेव फ्रंट्स निकाले और वो भी एक इंडिविजुअल सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, S1 और S2। यहाँ से वेव जो निकली उसको हमने लाइट किया है y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। यहाँ से जो वेव निकली है S2 से उसको हमने लाइट किया है कि वो कौन सी है, b sin ओमेगा t प्लस 5। वेव की इक्वेशन हम ऑलरेडी क्लास जो आपकी 11th थी उसमें जान चुके हैं। यहाँ पे जो ये a और b है ये एम्पलीट्यूड को बताते हैं, साथ ही जो फाई होता है उनके बीच में फेज डिफरेंस को बता रहे हैं, दोनों वेव्स के फेज डिफरेंस को। यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस निकालने वाले हैं कि इसकी इन दोनों की, अब ये दोनों सुपर इम्पोज जब ये एक दूसरे पे हो गई, किसी पॉइंट पे आके मिली, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या बन रही है, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे आज के चैप्टर में। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम इस सब चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। तो मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी वो हमारे पास क्या है, y1 a sin ओमेगा t, ये आपकी क्या बनी y1। इसी के साथ आपकी y2 जो है वो क्या है, b sin ओमेगा t प्लस 5। अब ये दोनों इस पॉइंट पे मिली है, तो हमने सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल पढ़ा है और वो क्या कहता है कि जो फाइनल वेव जो आपके पास रिजल्टेंट वेव मिल रही है ना, दो वेव्स के मिलने पर उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट उनका दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। यही पढ़ा है हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। यहाँ पे ऐड करते हैं दोनों को, a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t प्लस 5। अच्छा, यहाँ पे ये बन गया sin ओमेगा t प्लस 5, जो कि बिहेव कर रहा है किसकी तरह, ये बिहेव कर रहा है sin a प्लस b। एक फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, उसकी तरह ये बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले की वैल्यू पुट करता हूँ, तो sin a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है ना, वो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी हम जब जरूरत नहीं होगी इसको हटा लेंगे, a प्लस b, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, ये किसका फॉर्मूला होता है, sin a प्लस b का। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस जो यहाँ पे जो है इसमें भी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देख पाऊंगा, जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ये तो रहेगा a sin ओमेगा t प्लस यहाँ पे b, और जब यहाँ पे आप a प्लस b लगाएंगे तो आ जाएगा b sin ओमेगा t प्लस ओमेगा t cos 5 प्लस b cos ओमेगा t sin 5। मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है स्टूडेंट, ठीक है, sin a प्लस b का। यहाँ पे जैसे मैंने ये फॉर्मूला लगाया, मैथ वो बाय वाले स्टूडेंट्स इस वाले स्टेप को छोड़ के सीधे नेक्स्ट वाले स्टेप भी लर्न कर सकते हैं, जो उनको फॉर्मूला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट ध्यान से समझें। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। यहाँ पर अब मैं इनको क्या कर लूँगा, थोड़ा सा सेपरेट करता हूँ। तो सेपरेट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने इस वाली टर्म को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, y इक्वल्स टू, इन दोनों में कॉमन आ रहा है sin ओमेगा t, अंदर क्या बच गया, a प्लस b cos 5, यही बच गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो मैं कॉमन ले लेता हूँ cos ओमेगा t, और यहाँ बच गया b sin 5। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया और मैंने इसको sin और cos के टर्म में लिख लिया। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए a प्लस b cos 5 को तो मैं मान रहा हूँ r sin थीटा। देखिए यहाँ पे ये जो आपका a प्लस b cos 5 जो यहाँ पे आ रहा है, उसको मैंने मान लिया r sin थीटा, और यहाँ पे b sin 5 जो आपका है इसको मैंने मान लिया r cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, a प्लस b cos 5 को तो मानना है r sin थीटा, यहाँ पे तो r cos थीटा मानिए, और यहाँ पे मैंने मान लिया r sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब जब मैं इसमें ये वाली वैल्यूज पुट करूंगा तो देखिएगा y sin ओमेगा t, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी तो हो गया r cos 5
प्लस कॉस ओमेगा टी, और ये हो गया आर साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा आएगा, आर कॉस थीटा, इसकी जगह आर कॉस थीटा लिख दिया, और यहाँ पे बी साइन फाई की जगह मैंने लिख दिया आर साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही मैंने वैल्यू पुट करी, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, आर कॉमन ले रहा हूँ। देखिए आर कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ से, तो आर कॉमन आ गया। ये याद रखिएगा, मैंने इसको माना है आर कॉस थीटा, इस पूरे को मैंने माना है आर कॉस थीटा, और इसको मैंने माना है आर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से मैंने आर कॉमन ले लिया, तो बन गया आर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक बेनिफिट हो गया, देखिए क्या, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यस स्टूडेंट, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी, तो इसमें इसको लिख दूंगा y इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आपकी एक रिजल्टेंट वेव फ्रंट आ गई, वेव फॉर्म आ गई, एक रिजल्टेंट वेव आ गई जो इन दोनों को मिक्स करने पे बनेगी। हालांकि अभी हम आर और थीटा की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन ये आपकी रिजल्टेंट वेव आ गई कि इन दोनों वेव्स को, ये दोनों वेव्स जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करती है, तो जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगा ना, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, उस तरह से मिलेगा y इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इसको रिजल्टेंट वेव बोल दिया। अब हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे हम r की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो r और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए स्टूडेंट्स, r की वैल्यू निकालने के लिए हम एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन को साथ इस तरह से लिखते हैं। हमें पता है कि इक्वेशन क्या कहती है कि r cos थीटा किसके इक्वल है, r cos थीटा जो हमने माना है वो किसके इक्वल है, a प्लस बी cos फाई। क्योंकि स्टूडेंट हमने जो इक्वेशन निकाली है ना, ये हमने खुद ने r माना, खुद ने थीटा माना, इनको हमें रिप्लेस भी करना है। तो रिप्लेस करने के लिए मेरे को पता है एक इक्वेशन तो मैंने ये मानी थी, और इसको तो मैंने r cos थीटा लिख दिया था, और r sin थीटा मैंने किसे लिख दिया था, b sin फाई को मैंने क्या लिख दिया था स्टूडेंट्स, r sin थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को क्या कर दूंगा, स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं। तो जब मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा, तो यहाँ तो मेरे पास आ गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, a प्लस बी कॉस फाई का स्क्वायर प्लस b साइन फाई का स्क्वायर। ये स्टूडेंट यही बनेगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ से मेरे पास आप देख पा रहे हैं कि आर स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, और इधर मैं फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे सीधे आर स्क्वायर लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव प्लस इसको मैं क्या लिख दूंगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी बी स्क्वायर कोस फाइव और ये बी स्क्वायर साइन फाइव, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, कोस स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर फाइव, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल बी स्क्वायर ही बच जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो कॉमन लूंगा तो केवल बी स्क्वायर बन गया प्लस 2ab कॉस फाइव। ठीक है स्टूडेंट, फाइव जो है हमें पता है पहले से क्या है, फेज डिफरेंस है। तो ये इसके क्या निकल के आ गया, r निकल के आ गया। और इसको जो मैं लिखूंगा स्टूडेंट, यहाँ से r मुझे निकालना है, तो मैं इसको अंडर रूट कर दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। यस स्टूडेंट, तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, इसका रिजल्टेंट तो निकल के आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, थीटा और निकालना है, क्योंकि दोनों मैंने ही लाइट किए थे। तो थीटा निकालने के लिए आप इस इक्वेशन को इसके अपॉन में रख दीजिए, इक्वेशन 2 अपॉन, ये तो आपके पास रिजल्टेंट निकल के आ गया। यस स्टूडेंट, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 आप करिए, तो आपको यहाँ से मिलेगा क्या, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी साइन फाइव अपॉन ए प्लस बी कॉस फाइव। यस स्टूडेंट, अब यहाँ से आप देखें तो आर से आर कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बना देंगे,
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट इसको, तो ये बना देगा टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, और ये बन जाएगा आपके पास बी साइन फाइव अपॉन ए प्लस बी कॉस फाइव। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट, थीटा निकाल सकते हैं। तो हमने आर भी निकाल दिया और हमने क्या निकाल दिया, थीटा भी निकाल दिया। थीटा कैसे निकालूंगा, टेन को उधर ले जाऊंगा, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख लें, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स। ये स्टूडेंट ये आपने क्या निकाल लिया, रिजल्टेंट निकाल लिया, और ये आपने क्या निकाल लिया, थीटा निकाल लिया, जो आपने इसमें लेट किया था। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इससे इंटेंसिटी निकाल पाएंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक मिनट में समरी कर देता हूँ मैंने किया क्या है। दो वेव्स आई और किसी पॉइंट पे सुपर इम्पोज हुई, तो वहाँ पे नई वेव बनेगी, और वो जो नई वेव बनेगी वो क्या होगी, तो नई वेव ये होगी। हालांकि सब हम स्टूडेंट 11th क्लास में सीख के आ चुके हैं, आप थोड़ा सा रिमाइंड करिए तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ से मैंने y निकाल लिया, आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ से मैंने जब इसको कंपेयर किया, क्योंकि r और थीटा तो मैंने रखा है, तो मुझे उनकी वैल्यू निकालनी है, तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, और यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू आ गई। और r की वैल्यू आने के बाद मैं क्या निकाल पाऊंगा, यहाँ पे थीटा बहुत आसानी से निकाल लूंगा। अब स्टूडेंट हमें इसी फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे। इंटेंसिटी का जो एक रिलेशनशिप होता है, और इंटेंसिटी का रिलेशनशिप होता है एम्पलीट्यूड के साथ में। यदि किसी का भी, जैसे इसका एम्पलीट्यूड a है, तो इसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी a के स्क्वायर के। इसके एम्पलीट्यूड b है, तो i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा b के स्क्वायर के। इसी तरह से यहाँ पे ये r है, तो यहाँ पे यदि इंटेंसिटी निकालनी है मुझे इस वेव की जो सुपर इम्पोज होने के बाद बनी है, तो क्या हो जाएगा, i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, i इक्वल्स टू के आर स्क्वायर। यस स्टूडेंट, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज लेते हुए निकालता हूँ। तो मैं देखिए इंटेंसिटी निकालने के लिए, तो स्टूडेंट मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंटेंसिटी आई किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहाँ पे जब मैं आई को आर के स्क्वायर रखता हूँ, तो मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल रखता हूँ तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उस कांस्टेंट को मैंने मान लिया के। तो यहाँ पे जब मैं इंटेंसिटी निकालूंगा इसके लिए, तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को ही मैं लिख लेता हूँ आर स्क्वायर। तो ये बनता है आई आर स्क्वायर इक्वल्स टू आई के, सॉरी यहाँ पे के से मल्टीप्लाई कर दूँ यदि मैं इस वाली इक्वेशन को, तो के आर स्क्वायर मल्टीप्लाई के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस टू के ए बी कॉस फाइव। ये स्टूडेंट यही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर देता हूँ। तो के आर स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, तो जो फाइनल इंटेंसिटी बन रही है इस वेव की, जो फाइनल वेव निकल के आ रही है, उसको आई के ए स्क्वायर, ये इसको डिनोट करिए, इसकी इंटेंसिटी को तो मैं इसको i1 लिख देता हूँ। के बी स्क्वायर ये डिनोट करिए सेकेंड वाली वेव की इंटेंसिटी को, i2 प्लस 2k ए बी कॉस फाइव। तो यहाँ पे जब मैं इसके साथ बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये k तो आ ही रहा है, a किसको बता रहा है, तो यहाँ पे हम a की जब बात करें 2k ए बी cos फाइव यहाँ पे निकल के आ रहा है। और यहाँ पे जब मैं इसको लिखूंगा स्टूडेंट, तो मैं इस तरह से इस k को किस तरह से लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट के ए बी। तो अंडर रूट के ए ये किसको बता रहा है स्टूडेंट, ये इंटेंसिटी को ही बता रहा है। यदि दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, तो यदि दोनों तरफ क्या करता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, तो यहाँ पे अंडर रूट बन जाता है। यदि इसके अंदर एक और अंडर रूट हम यहाँ पे लगा, अंडर रूट के इंटू ए, ये बना देगा इंटेंसिटी को बना देगा। तो इंटेंसिटी क्या बन के निकल के आएगी यहाँ पे देखिएगा, तो इंटेंसिटी इस केस में अंडर रूट के ए, तो अंडर रूट के ए को मैं लिख सकता हूँ i1 अंडर रूट i1, क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे तो यही निकल के आएगा, ठीक है। तो मैं अंडर रूट के को अंडर रूट i1 लिख सकता हूँ, ऐसे ही अंडर रूट के बी को अंडर रूट i2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ cos फाइव, और मैं इसको लिख दूंगा इंटेंसिटी जो निकल के आएगी i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2 और cos फाइव। ये आपकी क्या निकल के आ गया, फाइनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी निकालने का डेरिवेशन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम इस तरह से इंटेंसिटी निकालते हैं। अभी आपने थोड़ा सा नया लगा होगा तो थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, बाकी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। हम यदि सिंपल स्टेप्स करते जाएंगे हमारे पास आंसर आता जाएगा धीरे धीरे। तो हमारे पास फाइनल इंटेंसिटी निकल के आएगी,
यहाँ पे जब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हम cos फाई की वैल्यू को किसके इक्वल रख देंगे, cos फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो जब फाई की वैल्यू क्या होगी, 1 कब होगी, 90 डिग्री पे, तो वो सॉरी 0 पे। जब फेस डिफरेंस 0 डिग्री होगा, जब बिल्कुल भी फेस डिफरेंस नहीं होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम निकल के आता है कितना, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 अंडर रूट I2, यही निकल के आएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। ये हमारे पास मैक्सिमम निकल के आती है। इसी तरह से मैं मिनिमम भी निकाल सकता हूँ, और जब मेरे को फाई की वैल्यू क्या रखनी होगी, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री पे ये क्या निकल के बिल्कुल आपकी मिनिमम निकल के आएगी। और वो मिनिमम कितनी होगी, जब तो हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस माइनस आ जाएगा उस केस में 2 अंडर रूट I1 I2, और यहाँ पे आपके पास निकल के आएगा I1 माइनस I2 का स्क्वायर। ये आपके पास निकल के आया मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास मिनिमम इंटेंसिटी निकल के आई और ये आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल के आई। ठीक है, अब इससे हम एक आगे की बात और कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम इस आगे की बात करते हैं। तो स्टूडेंट हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करते हैं। तो उसके लिए यदि मैं एम्पलीट्यूड निकालूं, तो एम्पलीट्यूड की जब मैं बात करूंगा तो एम्पलीट्यूड में कैसे निकाल पाऊंगा, तो एम्पलीट्यूड, ये आपका एम्पलीट्यूड का ही फॉर्मूला होता है। तो यदि मुझे फर्स्ट वाले के लिए निकालना है, तो आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा, जब क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसका फेस डिफरेंस बिल्कुल 0 डिग्री होगा, तभी मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। तो फेस डिफरेंस जब 0 है तो इस वाले फॉर्मूले में r निकाल लेते हैं। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab साइन फाई। और जब 0 डिग्री आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास जो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तब आप साइन फाई की जगह आप 0 डिग्री यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये साइन फाई की जगह आपके पास कॉस फाई आएगा। राइट कर लीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये कॉस फाई आएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कॉस फाई आया, तो यहाँ पे मैंने देखा जैसे ही वैल्यू मैंने 0 डिग्री पुट करी तो r की वैल्यू मेरे पास निकल के आई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और यहाँ से मेरे पास एम्पलीट्यूड निकल के आ गया a प्लस b। तो ये तो इसका एम्पलीट्यूड निकल के आ गया। साथ ही मैं बात करूँ इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी तो वो आपके पास जो निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है। तो इंटेंसिटी की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो इंटेंसिटी हमें हमारे पास निकल के आती है अंडर रूट I1, मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल के आती है, वो निकल के आती है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी मेरे पास निकल के आई। इसी तरह से तो एम्पलीट्यूड निकाल लिया, और ये मैंने क्या निकाल ली, इंटेंसिटी निकाल ली। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ फेस एंगल की। तो फेस एंगल जो मेरे पास यहाँ पे निकल के आया, फेस एंगल मतलब डिफरेंस, तो फेस एंगल जो मेरे पास निकल के आया फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री मेरे पास यहाँ पे निकल के आया। तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस फाई की वैल्यू क्या निकलनी होनी चाहिए 1, और 1 हमें कब कब मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा 0 डिग्री पे, एक हमें मिलेगा, एक तो 0 डिग्री पे मिलेगा, एक हमें 2 पाई पे मिलेगा, याद रखिएगा, एक 2 पाई पे मिलेगा, एक हमें 4 पाई पे मिलेगा, एक हमें 6 पाई पे मिलेगा। इस तरह से हमें क्या मिलता जाएगा, फेस एंगल मिलेगा 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। ठीक है, तो इन सब फेस एंगल्स के लिए हमें कैसा इंटरफेरेंस मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें इस टाइप के फेस एंगल्स के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, फाई इक्वल्स टू n पाई, और जहाँ पे n की वैल्यू क्या है 0, आपके यहाँ पे फाई इक्वल्स टू आपने इसको n पाई लिख दिया, और 2n पाई, और जहाँ पे n की वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 3। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, लिख सकते हैं। ये तो आपके पास निकल के आ गया फेस एंगल। अब यदि आपको निकालने हैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस, जैसे पाथ डिफरेंस किसे बोल रहे हैं कि एक वेव इस तरह से आई और एक वेव इस तरह से, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस देखिए कैसे निकालेंगे,
आपको पता है कि फेस एंगल और पाथ डिफरेंस में देखो कोई भी वेव इस तरह से ही चलती है, तो इसने 2 पाई डिस्टेंस 2 पाई लिया और इसी के साथ हम इसको क्या बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा यदि इसकी लेंथ हुई तो ये किसके इक्वल हुई, लैम्डा किसके इक्वल होता है 2 पाई के, लैम्डा किसके इक्वल होता है 2 पाई के, और लैम्डा को ही हम क्या बोलते हैं पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ से मेरे पास पता चलता है कि लैम्डा जो निकल के आ रहा है, पाथ डिफरेंस जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 0 लैम्डा 2 लैम्डा और 3 लैम्डा। तो इस तरह से ही निकल के आ रहा है और इसको लैम्डा को मैं लिख देता हूँ n लैम्डा, स्टूडेंट n लैम्डा मैं इसको लिख देता हूँ। और ये मेरे पास क्या बन गया, इसका सॉल्यूशन बन गया कि पाथ डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे मैं पाथ डिफरेंस लिख सकता हूँ, तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा और वेयर n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 इस तरह से क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये तो मैंने निकाला है कंस्ट्रक्टिव के लिए। इसी तरह से मैं सेम निकाल सकता हूँ किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो देखिए मैं डिस्ट्रक्टिव के लिए निकालता हूँ तो कैसे, तो स्टूडेंट मैं बात करता हूँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो यहाँ पे मेरे पास निकला क्या आता है जब एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड मेरे पास आर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव, और यहाँ पे यदि मैं फाइव की वैल्यू क्या रख दूँ 180 डिग्री रख दूँ, ठीक है स्टूडेंट। 180 डिग्री जब मैंने यहाँ पे पुट करा तो मेरे पास एम्पलीट्यूड निकल के आया r इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि -1 होता है, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इनके अंदर फेस डिफरेंस क्या होता है 180 डिग्री होता है। किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए। फेस में नहीं होते हैं, उसके अपोज में होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। -2ab और यहाँ पे मेरे पास निकल के आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सब बातें मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता क्या है। तो यहाँ से मेरे पास निकल के आया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो a माइनस बी। ये आपके पास क्या निकल के आया, एम्पलीट्यूड निकल के आया डिस्ट्रक्टिव के लिए। इंटेंसिटी की हम बात पहले ही कर चुके हैं, तो इसकी इंटेंसिटी क्या निकल के आती है, मिनिमम निकल के आती है, और वो निकल के आती है √I1 माइनस √I2, ठीक है, इसका स्क्वायर। ये आपके पास क्या निकल के आई है स्टूडेंट, इंटेंसिटी। अब हम बात करते हैं इसके फेस एंगल की। तो फेस एंगल जो यहाँ पे निकल के आया है, फेस एंगल, तो फेस एंगल आपके पास निकल के आया है फाई इज इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री, या फिर आप ये कह सकते हैं कि cos फाई इज इक्वल्स टू -1। तो cos फाई इज इक्वल्स टू -1 कहाँ पर होगा ये हम स्टडी कर लेते हैं। तो cos फाई इज इक्वल्स टू -1 होगा आपका जब फाई आपका क्या हो, या तो पाई हो, या 3 पाई हो, या फिर 5 पाई हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या निकल के आता है, फेस एंगल निकल के आ सकता है। अब यहाँ पे हमने फेस एंगल निकाल लिया, तो और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे तो हमारे पास दिख रहा है कि ये 2n+1 अपॉन पाई। देखो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2n+1 मल्टीप्लाई पाई वेयर n इज इक्वल्स टू क्या है 0 1 2 ये सब है। तो हम इसको इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं कि फेस एंगल ये होगा। तो कौन सा इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसी के साथ मैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकाल सकता हूँ। तो पाथ डिफरेंस जब मैं निकालूंगा तो वो क्या निकल के आएगा, तो ये तो मेरे पास निकल के आ गया फेस एंगल। इसी की तरह से जब पाथ डिफरेंस निकालूंगा तो ये निकल के आ जाएगा पाथ डिफरेंस। तो इसमें किसका डिवाइड कर दूं 2 का, तो 2n+1, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि पाई जो होता है 2 पाई मिलके क्या बनाता है लैम्डा, तो पाई मिलके क्या बनाएगा, पाई कैसे बनेगा λ/2 से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि λ/2 इसी तरह से 3 λ/2, ऐसे स्टूडेंट यही बन जाएगा λ/2, यहाँ पे बन जाएगा 3 λ/2, यहाँ पे बन जाएगा 5 λ/2। और जब मैं इसको भी इस तरह से लिखूंगा तो मेरे पास फेस डिफरेंस निकल के आ जाएगा 2n+1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई पाई वेयर n इज इक्वल्स टू 0 1 2। तो स्टूडेंट ये आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिटेल में जो हमें समझना था वो खत्म होता है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप चीज़ें समझते जाएं तो बहुत ईजी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी वीडियोस को कंप्लीट देखा करें, कंटिन्यू पढ़ते रहें, चीज़ें आपको श्योरली समझ में आएगी। धन्यवाद।